हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस क्लास में। पहला अध्याय भौगोलिक खोजें। आज की क्लास के बाद आपको यह समझ आ जाएगा कि कैसे यूरोप के लोग पूरी दुनिया पर राज करने के लिए निकल पड़े और कैसे सिर्फ एक शहर के रास्ता बंद होने से भारत और अमेरिका जैसी नई दुनिया के समुद्री रास्तों की खोज हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन खोजों से पहले भारत, अमेरिका या चीन दुनिया के नक्शे पर थे ही नहीं। ये सब देश पहले से थे और यहाँ लोग रहते भी थे, लेकिन यूरोप के लोग इन देशों तक पहुँचने का समुद्री रास्ता नहीं जानते थे। पहले यूरोप और एशिया के बीच व्यापार जमीन के रास्ते से होता था। यूरोप के लोग भारत के सूती कपड़ों और मसालों के बहुत बड़े दीवाने थे। बिना भारतीय मसालों के उनका खाना बिल्कुल फीका रहता था। विश्व इतिहास की युगांतरकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विश्व में जो है इतिहास की युगांतर घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें यह खोजें भी शामिल हैं। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी इसी रास्ते से जो है व्यापार का एक मार्ग था, जो पूरे विश्व में प्रारंभिक सभ्यताओं काल से व्यापार एवं वाणिज्य इसी रास्ते से हुआ करता था। इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि। 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर हुई भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियां ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। ये जो काल था सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान बहुत ही कम यानी अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापारिक भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतर दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। कोई भी जो है समुद्र में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि समुद्र के बारे में पूरा जानकारी नहीं था। इसको लगता था कहीं हम समुद्र में जाएंगे, किनारे से हल्का आगे बढ़ेंगे, फिर कहीं पता चलेगा कि हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई पता नहीं था। बाद में हमारा विलन भी मृत्यु भी हो सकता था, इसीलिए समुद्र में जाने से डरता था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी।
समुद्री यात्राओं के लिए, जो समुद्र में यात्रा अगर करता तो राज्य की ओर से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारिकों द्वारा अटलांटिक जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। इस बीच यूरोप में इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ। 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जो आधुनिक में अभी इजराइल में अवस्थित है, पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुई धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुई तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। मध्य युग में अरबों और तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य जो है व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से हुआ करता था। परंतु 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं हुआ, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार करने के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। तुर्कों ने जो यूरोप और एशिया के जो व्यापार हुआ करता था, इस पे कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया और इस पे जो है तुर्कों ने इससे भारी कर वसूलना शुरू कर दिया, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए आवश्यक था, क्योंकि कर बहुत ज़्यादा लिया जाता था। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास का आसान कर दिया। यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। कंपास का ज्ञान जो है अरबों से सीखा। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला एवं परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। इसी समय जो है दूरबीन का भी आविष्कार हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण एस्ट्रोलोब जो है अक्षांश जानने का उपकरण है, एक यंत्र है। एस्ट्रोलोब भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरावल बनाए। तेज चाल से और हल्का चलने वाला जहाज केरावल बनाया। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी सब उपकरणों के बल पर और साहस के बल पर जो यूरोपवासियों ने नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिप कैप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई।
1492 ईस्वी में। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशांतरीप होते हुए तट भारत के मालाबार तट जो केरल में तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक उस समय जो है मालाबार तट में केरल के स्थानीय शासक जमोरिन था। जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। ज्ञात है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई। अब्दुल मजीद से भेंट जो वास्को डी गामा को दक्षिण अफ्रीका में हुई। इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोप बाजारों में बेचा गया। 26 गुना मुनाफों पर जो है यूरोप बाजार में बेचा गया। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा, मतलब अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जो है जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्टि की सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। आगे चलकर कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और कोलंबस ने अमेरिका की, और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया का जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। तो दोस्तों अब इसके कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। भौगोलिक खोजें, जैसे भौगोलिक खोजें के प्रमुख कारण क्या था? मसालों, सोना, चांदी आदि की खोज का प्राप्ति के लिए लालसा था इस सबको। इसके लिए भौगोलिक खोजे का मतलब ये सब प्रमुख कारण है। एशिया के साथ सीधे व्यापार के लिए मार्ग खोजना, जैसे भारत के साथ सीधे व्यापार के लिए जो है मार्ग खोजना। मध्य एशिया और भूमध्य सागर की पुराने मार्गों पर तुर्कों का कब्जा, रोमांच की और नई जगहों के जानने की उत्सुकता, ईसाई धर्म के प्रचार की भावना, प्रमुख खोजकर्ता एवं उनकी खोज। बार्थोलोम्यू डियाज 1488 में केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत की समुद्री मार्ग का खोजा, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे प्रमुख तिथियाँ। इम्पोर्टेंट डेट 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज, केप ऑफ गुड होप की खोज। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज। 1497 ईस्वी में जॉन वेबॉट उत्तरी अमेरिका पहुंचा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा, जो कि भारत के कालीकट पहुंचा। 1519 से 22 में जो है फर्डिनैंड मैगेलन ने नेतृत्व में पहला विश्व परिक्रमा अभियान पूरा हुआ। उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम ये यहाँ से आगे पढ़ेंगे और इसका जो किताब का पूरा कल ख़त्म करके क्वेश्चन आंसर करेंगे। लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर करके फिर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।